पिछले वीडियो में हम लोगों ने रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ चीजें देखी, कुछ महत्वपूर्ण उनके कथन हैं, क्वाइट्स हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। यू कांट क्रॉस द सी मेयरली बाय स्टैंडिंग एंड स्टेयरिंग एट द वाटर। केवल पानी में खड़े रह करके और उस पानी को हिलोरे उत्पन्न करके हम समुद्र को जो है पार नहीं कर सकते। यानी इसके लिए ये है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई काम हमें करना है तो केवल उस काम के बारे में सोचकर हम उस काम को कंप्लीट नहीं कर सकते, हमें उसके लिए पूरे एफर्ट, पूरे प्रयत्न करने पड़ते हैं। डोंट लिमिट अ चाइल्ड टू योर ओन लर्निंग। किसी भी बच्चे को आपने जो सीखा है, कोई ये पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए ये बात कही गई है कि जो नॉलेज आपके पास है केवल उसी नॉलेज तक बच्चे को सीमित मत रखिए। केवल वही नॉलेज ट्रुथ है, वही नॉलेज अल्टीमेट है, अंतिम है, ऐसा उस बच्चे तक ये मैसेज नहीं पहुंचाने दीजिए। फॉर ही वाज बोर्न इन अनदर टाइम। आपके नॉलेज को वो इसलिए पैदा नहीं हुआ कि वो आपके नॉलेज और आपके ज्ञान को ही अंतिम माने, ठीक है। उसने ये जो जन्म लिया है वो नए चीजों को एक्सप्लोर करना चाहता है, नए नॉलेज तक पहुंचना चाहता है। उसको विंग्स दीजिए, उसको साहस दीजिए कि वो नए नॉलेज, नए ज्ञान को वो जान और समझ सके। लव डज नॉट क्लेम पोसेशन। प्रेम या प्यार का मतलब किसी चीज को पाना, किसी चीज पे अपना हक जताना नहीं होता, बट गिव्स फ्रीडम। बल्कि प्रेम का सही अर्थ होता है पूर्ण रूप से आजादी देना। एवरीथिंग कम्स टू अस दैट बिलोंग्स टू अस इफ वी क्रिएट द कैपेसिटी टू रिसीव इट। कोई भी चीज जो हमारे पास आती है, हम तक आती है, वो हमारी है, लेकिन तभी जब हम में इतनी क्षमता हो कि हम उसको ग्रहण कर सकें। I slept and dreamed that life was joy। जब मैं सोया तो मुझे लगा कि जीवन एक आनंद है, जीवन सुख है, जीवन में प्रसन्नता है। I awake and saw that life was service। और जब मैं जागा तो मुझे लगा कि नहीं, सेवा ही जीवन है। I acted and behold service। जब मैंने सेवा किया तो मुझे पता चला कि सेवा ही आनंद है। ठीक है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका मतलब कुल मिला के ये है कि जब हम सोते हैं, यानी जब हम निष्क्रिय होते हैं, आलस्य में होते हैं, तो हमें लगता है यार मौज मस्ती आनंद ही जीवन है। लेकिन जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तो हमें लगता है कि कुछ करना ही जीवन का उद्देश्य है, खासकर दूसरों के लिए कुछ कर सकें, ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज हम इस सोसाइटी को दे सकें, हमें ऐसा लगता है। तो जब सोते हैं तो हमारी मनोस्थिति अलग होती है, जब जागृत अवस्था में होते हैं तो अलग होती है। लेकिन जब हम कर्म की अवस्था में होते हैं, यानी जब वास्तव में हम कर्म करने लग जाते हैं, तो हमें एहसास होता है कि जो सही बात होती है कि सही आनंद जीवन में जो है वो कर्म करने से है, और कर्म में सबसे महत्वपूर्ण होता है दूसरों के लिए जो कर्म किया जाए, वही जीवन का असली आनंद है। द हाईएस्ट एजुकेशन इज दैट which does not merely gives us information but makes our life in harmony with all existences। इस जीवन में जितना कुछ भी है, इस संसार में जितना कुछ भी है, जब हम उसके साथ अपने आप को जोड़ लें, जब हमारा उसके साथ तालमेल बैठ जाए, वही शिक्षा का असली उद्देश्य है। केवल शिक्षा का उद्देश्य किताबी ज्ञान, केवल कुछ तथ्यों को रटा देना ही शिक्षा नहीं है। हम पढ़े लिखे तो आज के दौर पे हैं, हम लोग एक तरीके से क्वालिफाइड हैं, एजुकेटेड नहीं है। तो क्वालिफाइड होने के बावजूद इस संसार में जितना कुछ हम देख पाते हैं, क्या हम उनके साथ अपना तालमेल अपने ज्ञान के आधार पर बिठा पाते हैं? उत्तर है नहीं। इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि संसार में जो कुछ हम देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, उसके साथ अगर हमारी हार्मोनी, हमारा तालमेल नहीं बैठ पाता, यही हमारी शिक्षा की कमी है। इफ यू क्राई बिकॉज द सन हैज गॉन। यदि आपके जीवन से कुछ चला गया है, इन्होंने उदाहरण लिया है सन का, यदि सूर्य हमारी आंखों से ओझल हो गया, हमारे पास से चला गया, हम दुखी हो गए और हम रोने लगते हैं। तो टैगोर जी कहते हैं, योर टीयर्स विल आल्सो प्रिवेंट यू टू सी द स्टार्स। अगर आप रोने लगेंगे तो आपकी आंखों में आंसू भर जाएगा और आप सूर्य के अलावा जो और भी तारे हैं उनको देखने में आप असमर्थ रहेंगे। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि जब जीवन से कुछ चला जाए, जब जीवन में घोर निराशा हो, दुख हो, तो उस चीज को रोने से हम जो है दूर नहीं कर सकते। हमें शांत चित्त से और भी जो अपॉर्चुनिटीज हैं, और भी जो अल्टरनेटिव्स हैं, उनको देखना चाहिए। रोने के बजाय हमें कर्म पर ध्यान देना चाहिए।
बाय प्लकिंग हर petals यू कैन नॉट कलेक्ट ब्यूटी ऑफ फ्लावर्स। फूलों की खूबसूरती केवल उसकी जो पंखुड़ियां होती हैं उनको इकट्ठा कर लेने से नहीं होती। फूल की खूबसूरती फूल के ऐसा होल होने में है जिसमें उसमें कांटे भी हो, पत्तियां भी हो, डंठल भी हो और वो अपने पौधे से लगा हुआ हो। तो जब हम किसी चीज को एज अ होल के रूप में देखते हैं तभी हमें उसकी खूबसूरती समझ में आती है। उसके पार्ट्स अकेले को देखें हम और कहें कि ये खूबसूरती है तो खूबसूरती उसमें नहीं होती। ठीक है, यानी ब्यूटी डज नॉट लाइज इन द पार्ट्स, ब्यूटी लाइज एज अ होल, कहने का मतलब ये। ठीक है, अब हम एक दूसरे व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। शॉर्ट में हम लोग एओ ह्यूम कहते हैं, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर हैं। स्कॉटिश आईसीएस, स्कॉटलैंड के निवासी थे, भारत में आईसीएस की नौकरी कर रहे थे। वर्क एज अ कलेक्टर एट इटावा, यूपी में एक जगह है इटावा, वहां के ये कलेक्टर थे। कब? जब भारत में 1857 का विद्रोह चल रहा था और इस विद्रोह के समय इन्होंने अंग्रेजों का ऑब्वियसली सी बात है साथ दिया था। लेटर प्रोमोटेड एज अ सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक डिपार्टमेंट एंड शिफ्टेड शिमला, बाद में इनको आर्थिक विभाग में सचिव बना दिया गया था और ये शिमला में रहते थे। जब ये शिमला में रहते थे उसी समय जो थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत में चल रहा था, एनी बेसेंट द्वारा जो थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत में चलाई जा रही थी, जो कि भारतीय धर्म दर्शन साहित्य से बहुत ज्यादा प्रभावित थी, तो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से बहुत प्रभावित हुए। इसके अलावा जो हिमालय की गुफाओं में, कंदराओं में हमारे भारतीय संत महात्मा तपस्या करने जाते थे, ये उनसे भी मिले और उनके भी सोच और विचार से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। कुल मिलाकर भारतीय धर्म दर्शन और साहित्य से काफी ज्यादा प्रभावित हुए और यहीं से बिकेम लिबरल एंड फिलैंथ्रोपिस्ट। उनके मन में भारतीयों के प्रति कुछ उदारता के भाव आए और वो एक दान दाता भी बन गए, फिलैंथ्रोपिस्ट बन गए और भारत में शिक्षा इत्यादि के क्षेत्र में इन्होंने कुछ दान इत्यादि का काम भी किया। ठीक है, रिटायर फ्रॉम जॉब इन 1882, 1882 में ये अपनी जो सेक्रेटेरिएट के पद से वहां से इनका पद मुक्ति हो गया। एंड थॉट टू वर्क फॉर वेलबीइंग ऑफ इंडियंस, और उसके बाद ही उन्होंने सोचा कि भारत के लिए कुछ किया जाए, भारतीय लोगों के लिए कुछ किया जाए। और फिर 1885 में इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की और उसके पहले उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जाकर के भारत के पढ़े लिखे लोगों से आग्रह किया था कि आप लोग एक होकर के एक ऑल इंडिया लेवल का कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाएं और अल्टीमेटली 85 में इन्हीं के माध्यम से इंडियन नेशनल कांग्रेस बन पाया। ठीक है, इनको पक्षियों से बड़ा प्रेम था और ये पक्षियों का काफी कुछ अध्ययन करते थे, इसलिए इनको फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी, भारतीय पक्षी विज्ञान का जनक इनको माना जाता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण जानकारी एओ ह्यूम के बारे में। अब हम लोग कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो उदारवादी दौर है उसको हमने कंप्लीट कर लिया, उससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं और उनके द्वारा चलाए गए न्यूज़पेपर, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन, ये सारी चीजें हमने समाप्त कर दिया। अब हम अगले दौर पे स्टार्ट करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक्सट्रीमिस्ट फेज, गर्मपंथी चरण, जो कि 1905 से 1915 तक चलेगा और उसी समय भारत में कुछ क्रांतिकारी आंदोलन भी शुरू होंगे। लेकिन उनको देखने से पहले हम लोग एक और चीज देख लेते हैं, उदारवादी और गर्मपंथी के बीच में जो महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल और वायसराय थे, हम उनके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो वायसराय ऑफ इंडिया, भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग, जो 1856 से 1862 तक थे। 1856 से 58 तक तो ये भारत के गवर्नर जनरल थे। 1858 में एक एक्ट आया था, उस एक्ट के माध्यम से इनको वायसराय ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया, तो ये भारत के पहले वायसराय बने 1858 से 62 तक। ओवरऑल ये 56 से 62 तक भारत में थे। इनके बारे में पिछले वीडियो में हम लोगों ने काफी डिटेल से, इसके पिछले के और पिछले वीडियो में हमने डिटेल से पढ़ लिया। दो बातें हमने और समझनी है लॉर्ड कैनिंग के समय, ये आपको नोट कर लेना आप उधर पर जहां पर पिछले हमने लॉर्ड कैनिंग पढ़ा था। इंट्रोड्यूस्ड, हमने पढ़ा था कि असम की चाय को पूरी दुनिया में मान्यता लॉर्ड कैनिंग के समय में मिली थी, जिसको टी मैनिया के नाम से जाना जाता था। ठीक है, क्योंकि असम में जो काम करने वाले लोग थे वो भारत के अलग अलग जगहों से अंग्रेज लोग असम में उसको लोगों को वहां पर ले गए थे, वहां पर उनको रखते थे। अब चूंकि भारत का समय इलाहाबाद से जो टाइमलाइन गुजरती उसके हिसाब से मेंटेन किया जाता था, लेकिन भारत के ईस्ट और वेस्ट में टाइम डिफरेंस 2 घंटे का था, इसलिए असम में जो काम का समय है उसको तय करने के लिए अलग से टाइम जोन तय किया गया था लॉर्ड कैनिंग के समय में, और उस टाइम जोन को कहा गया था टी बागान टाइम जोन। ठीक है, और ये टी बागान टाइम जोन किस रेखा को बनाया गया था और इसका क्या महत्व था, ये सब मैंने ज्योग्राफी में आपको जब डेट लाइन पढ़ा रहा था, इंडियन डेट लाइन,
तो मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया, ठीक है। अच्छा, इन्हीं के समय में 1858 में एक एक्ट आया था जिसमें कहा गया था कि भारत में हाई कोर्ट स्थापित किए जाएंगे, और हाई कोर्ट जो है कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे में 1865 के आसपास स्थापित भी किए गए, ठीक। लेकिन इसी के समय में पंडित शंभुनाथ एक भारतीय व्यक्ति थे, बिकेम फर्स्ट इंडियन जज ऑफ एनी हाई कोर्ट। किसी भी हाई कोर्ट में पहले भारतीय जज जो बने वो थे पंडित शंभुनाथ, और ये कलकत्ता हाई कोर्ट के जज बने थे। लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट, अगले महत्वपूर्ण वायसराय हैं भारत के लॉर्ड एल्गिन प्रथम, 1862 से 63 तक, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए थे ये, ठीक है। इन्होंने मेड शिमला ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ वायसराय, ठीक है। शिमला को एक महत्वपूर्ण हिल स्टेशन के रूप में डेवलप करने का काम लॉर्ड डलहौजी ने किया था, ठीक है। और शिमला को उन्होंने एक जो है समर कैपिटल बनाया था अंग्रेजों का, और ज्यादातर वायसराय दिल्ली में रहते थे, लेकिन लॉर्ड एल्गिन ने ऑफिशियल रेसिडेंस वायसराय का बना दिया शिमला, ठीक। डाइड इन इंडिया एंड बरीड एट धर्मशाला, ये भारत में मरने वाले पहले वायसराय थे, और इनको हिमाचल प्रदेश में जो धर्मशाला नामक जगह है वहां पर इनको दफनाया गया था। बहावी आंदोलन इन्हीं के समय में शुरू हुआ। अगले महत्वपूर्ण व्यक्ति वायसराय लॉर्ड जॉन लॉरेंस, 1864 से 1869 तक ये रहे। बैंड थ्रोइंग डेड बॉडीज इन हुगली रिवर, भारत में जो हिंदू लोग होते हैं उनके जो डेड बॉडीज होते हैं उनको दफनाने, उनको माने उनके को क्रिमेशन का दो तरीका होता है। पहला तो ये है कि उनको अग्नि संस्कार कर दिया जाता है, ठीक है। दूसरा तरीका ये होता था कि पवित्र नदियों में फेंक दिया जाता था। तो गंगा नदी और से लगती हुई जो उनकी ट्रिब्यूटरी है हुगली नदी, उस पर काफी डेड बॉडीज जो है बंगाल में लोग फेंक देते थे। इससे नदियों में प्रदूषण इत्यादि की समस्याएं आती थी, इसलिए इन्होंने डेड बॉडीज को नदियों में फेंकने का जो नियम था उसको इन्होंने कानून बना करके प्रतिबंधित किया। इन्हीं के समय में उड़ीसा में एक भारी अकाल पड़ा 1866 में। इस भारी अकाल में 1 मिलियन से ज्यादा यानी 10 लाख से ज्यादा लोग जो है उनकी मृत्यु हो गई थी अकाल में। इस अकाल की इंक्वायरी करने के लिए कि अकाल क्यों पड़ा और सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, फेमाइन कमीशन अकाल आयोग का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे हेनरी कैंपबेल। इसलिए कई बार इस आयोग को हेनरी कैंपबेल आयोग के नाम से जाना जाता है। 1867 में इस आयोग का गठन किया गया था। फर्स्ट सबमरीन टेलीग्राफ बिटवीन यूरोप एंड इंडिया, समुद्र के बीच, समुद्र के नीचे से टेलीग्राफ का जो केबल है, तार है, वो बिछाने का काम किया गया था यूरोप और इंडिया के बीच में 1865 में, इन्हीं के समय में। हाई कोर्ट्स पर सेटअप, ठीक है, हाई कोर्ट बनाने का जो विचार है वो तो 1858 के एक्ट में आ गया था, लेकिन फुली फंक्शनिंग हाई कोर्ट्स कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में इन्हीं के समय में आया था। अब अगले वायसराय लॉर्ड मेयो, 1869 से 1872 तक ये वायसराय थे। सेंसस प्रैक्टिस स्टार्टेड इन इंडिया, भारत में जनगणना संबंधी कार्यक्रम पहली बार 1871 में शुरू हुआ, और भारत में पहली जनगणना 1871 में ही शुरू हुआ, लेकिन वो फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस नहीं माना जाता, क्योंकि सेंसस में बहुत सारी चीजें होती है, केवल हेड काउंट नहीं होता। हेड काउंट माने केवल लोगों की संख्या बताना ही सेंसस का काम नहीं है, उसमें यह भी बताना कि एजुकेशन कितना है भारत में, अर्बनाइजेशन कितनी है, कितने के पास गाड़ी, मोटर, बंगला, ये तमाम जानकारी, ठीक है। तो ये पहला साइंटिफिक नहीं था, हालांकि जनगणना शुरू इन्हीं के समय में हो गया था, लेकिन पहला ऑफिशियल जनगणना 1821 में लॉर्ड रिबन के समय में होगा, ठीक है। फर्स्ट वायसराय मर्डर्ड इन इंडिया, हत्या किसी यदि वायसराय की भारत में हुई तो वो लॉर्ड मेयो थे। इनको पोर्ट ब्लेयर में एक पठानी व्यक्ति थे जिनका नाम था शेर अली अफरीदी, उन्होंने चाकू से मारकर इनकी हत्या कर दी थी। स्टैटिस्टिकल सर्वे स्टार्टेड इन इंडिया, भारत में एक डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश किया गया था जिसको सर्वे ऑफ इंडिया नाम दिया गया, ठीक है। आज भी वो सर्वे ऑफ इंडिया भारत में काम करती है, तो ये आपको याद रखना है। तो सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना इन्हीं के समय में भारत में हुई थी, ठीक है। मेयो कॉलेज एट अजमेर, अजमेर में पहले उसका नाम स्कूल था, मेयो स्कूल था, बाद में उसका नाम मेयो कॉलेज रख दिया गया। राजस्थान के अजमेर में इसकी स्थापना की गई थी। ये बोर्डिंग स्कूल था फॉर एजुकेशन ऑफ इंडियन प्रिंसेस, भारतीय राजा महाराजाओं के जो बेटे थे उनको पढ़ाने के लिए बोर्डिंग स्कूल था। ये स्थापना इसकी अजमेर में की गई थी, ठीक है। फादर ऑफ फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? अभी तक भारत में कर लगाने का अधिकार केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को था। सेंट्रल गवर्नमेंट माने जो वायसराय था, ठीक है, वो उसको भारत में कर लगाने का अधिकार था। प्रांतों को अधिकार नहीं था कर लगाने का। लॉर्ड मेयो के समय में प्रांतों को कर लगाना, उस कर की वसूली करके उस कर का उपयोग अपने
कुछ जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए करना, ये पहली बार अधिकार दिया गया था। राज्यों को भी कर लगा करके उस कर से आने वाले पैसे का अपने लिए उपयोग करने का अधिकार लॉर्ड मेयो ने दिया। इसलिए इनको फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन का फादर कहते हैं। आर्थिक विकेंद्रीकरण का जनक भारत में लॉर्ड मेयो को माना जाता है। अगले वायसराय हैं लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक। 1872 से 1876 तक ये थे। प्रिंस ऑफ वेल्स विजिटेड बॉम्बे। इनके समय में वेल्स के राजकुमार भारत घूमने फिरने आए थे, उनका भव्य स्वागत किया गया था 1875 में। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD आज भी है, उसकी स्थापना 1875 में इन्हीं के समय में की गई थी। पहले इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई, बाद में उसको ट्रांसफर कर दिया गया शिमला, फिर बाद में पुणे और आज वर्तमान में ये दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। एबॉलिश्ड इनकम टैक्स, ठीक है, आपको याद रखना है इनकम टैक्स जो कि लॉर्ड कैनिंग के समय में भारत में आया था, उसको समाप्त करने का काम इन्होंने किया। अगला है लॉर्ड लिटन 1876 से 1880। ठीक, लॉर्ड लिटन को वायसराय बना करके ब्रिटेन में एक पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी, उसके प्रधानमंत्री थे उस समय बेंजामिन डिज़रायली, उन्होंने भारत में इसको वायसराय बना करके भेजा। अब जो कि जो कंजर्वेटिव पार्टी है ब्रिटेन की और उसके जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन डिज़रायली, ये एंटी इंडियंस थे। ये साम्राज्यवाद, ब्रिटिश साम्राज्यवाद को बढ़ाना चाहते थे, तानाशाही शासन पर विश्वास करते थे, भारतीयों के शोषण पर विश्वास करते थे, भारत में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को रोकने का प्रयास करते थे। कुल मिलाकर के ये एंटी इंडिया थे। ठीक है, तो जब एंटी इंडिया आदमी भारत में किसी को वायसराय बना के भेजेगा तो स्वाभाविक बात है ऐसे आदमी को भेजेगा जो खुद भी भारतीय रीति रिवाज, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से नफरत करता हो। ठीक है, तो लॉर्ड लिटन एक ऐसे ही खूंखार व्यक्ति थे, उनको भारत भेजा गया कि जाओ और भारत को तहस-नहस कर दो, भारत के लोगों का खुद जम के शोषण करो। तो आ गए लॉर्ड लिटन, कैप लगा करके भारत आए। ठीक है, और आते ही इन्होंने धुआंधार एक से एक शोषणकारी कानून बनाना शुरू किया। पहला कानून उन्होंने बनाया आर्म्स एक्ट 1878, शस्त्र कानून 1878। इस कानून में क्या था? इस कानून में यह था कि अब भारत में धीरे धीरे अंग्रेजों को लोगों ने मारना शुरू कर दिया था, भारतीय लोगों ने। ठीक है, राइफल बंदूक से भारतीय लोग मारना शुरू कर दिए थे। इसलिए इन्होंने कहा कि कोई भी भारतीय व्यक्ति जिसके पास हथियार का लाइसेंस नहीं है वो हथियार नहीं रखेगा, और अगर हथियार रखा पाया तो उसको कठोर कारावास की सजा दी जाएगी। लेकिन अंग्रेज लोग को ये अधिकार है कि वो लाइसेंस वाला हथियार भी रख सकते हैं, बिना लाइसेंस वाला हथियार भी रख सकते हैं, हथियार से जब चाहे अपनी आत्मरक्षा में किसी को मार भी सकते हैं। लेकिन भारतीयों को बिना लाइसेंस के हथियार रखने का अधिकार नहीं था, और लाइसेंस बड़ी मुश्किल से भारतीयों को मिलता था। कई प्रकार के प्रश्न किए जाते थे, क्यों चाहिए, कब चाहिए, किससे खतरा है। ठीक है, और यदि किसी प्रकार से मिल भी जाए और वो किसी को गोली चला के हत्या कर दे तो यह साबित करना कि मैंने आत्मरक्षा में किया बड़ी कठिनाई जाती थी। कुल मिला के भारतीय के पास हथियार ना हो ये इनका प्रयास था, और अंग्रेजों के पास हथियार हो ये इनका प्रयास था। तो ये एक विभेदकारी कानून था कि अंग्रेजों के पास हथियार हो, हमारे पास ना हो, ये विभेदकारी कानून था। इसलिए इस कानून का भारत में विरोध किया गया, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक कानून था। ठीक है, तो ये खतरनाक काम करने तो आए ही थे। अगला था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। इसके बारे में मैं पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूं, जिसका उद्देश्य था कि भारत में देसी भाषाओं में जो अखबार छपते हैं जिनमें अंग्रेजी सरकार की आलोचना की जाती है, अंग्रेज सरकार के बारे में भारत के लोगों को जागरूक किया जाता है, उनको रोकने के लिए 1878 का कानून आया था। ठीक है, सिविल सेवा में जो भारतीय लोगों को बैठने की इजाजत मिल चुकी थी उसमें मैक्सिमम एज 21 साल थी, इसको वो भी पसंद नहीं आया, उसने मैक्सिमम एज 21 को घटा करके 19 साल कर दिया। ठीक है, ताबड़तोड़ एंटी इंडिया कदम इसने उठाई। AMU came into being। इसी के समय में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1877 में भारत में अस्तित्व में आया सर सैयद अहमद खान के द्वारा, और यह एक प्रयास था अंग्रेजों के द्वारा भारत में संप्रदायवाद को बढ़ावा देने का। रॉयल टाइटल एक्ट 1876, इसी के समय में रॉयल टाइटल एक्ट 1876 आया। इसके लिए जो रॉयल टाइटल एक्ट था, इसका उद्देश्य था कि ब्रिटेन की महारानी को भारत में कैसर ए हिंद की उपाधि देना, जिसका मतलब है एम्प्रेसेस ऑफ इंडिया, भारत की साम्राज्ञी। ठीक है, भारत के सभी राजा महाराजा सारे कानून वगैरह से ऊपर साम्राज्ञी। और इस रॉयल टाइटल एक्ट को से जो कैसर ए हिंद की उपाधि देना था ब्रिटेन की महारानी को, उसके लिए दिल्ली दरबार सजाया गया था 1877 में। एक तरफ ये दिल्ली दरबार सजा करके भारी पैसा खर्च कर रहे थे, उसी समय भारत में कई जगहों पर, मद्रास में, बंबई में, हैदराबाद में, मैसूर में, भारत के सेंट्रल इंडिया जैसे पार्ट में भयानक अकाल पड़ा हुआ था। ठीक है, तो अभी हम आगे देखते हैं। रोड पोएम्स बाय पेन नेम।
पेन नेम माने जिस नाम से कविता कहानी किससे लिखते हैं, ठीक है। व्यक्ति के दो नाम होते हैं, एक असली नाम होता है, दूसरा वो उसका साहित्य वाला नाम होता है। तो साहित्य वाले नाम को बोलते हैं पेन नेम, ठीक है। जैसे बहादुर शाह द्वितीय मुगल राजा, वो जफर के नाम से पोएट्री लिखते थे, तो जफर उनका पेन नेम था और ओरिजिनल बहादुर शाह था, ठीक है। तो इनका पेन नेम था ओवेन मेरेडिथ, इस नाम से वो पोएट्री लिखते थे, ठीक है। वो लॉर्ड लिटन के नाम से नहीं लिखते थे। एडविन लुटियंस, जिसको दिल्ली का आधुनिक आर्किटेक्ट माना जाता है, एडविन लुटियंस, जिसने जो भारत में वर्तमान में राष्ट्रपति भवन है, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, संसद भवन है, ये सब बनाने का काम एडविन लुटियंस ने किया था। वो दामाद था लॉर्ड लिटन का। अब इसी के समय में देखिए ग्रेट फेमाइन ऑफ मद्रास, बॉम्बे, हैदराबाद, सेंट्रल इंडिया इत्यादि पड़ा। भारतीय जनता के मन में भारी असंतोष था कि एक तरफ इधर महारानी को कैसरे हिंद की उपाधि देने के लिए दिल्ली दरबार सजा करके काफी पैसा खर्च किया जा रहा है, और भारतीय जनता इधर भूख से मर रही है, काल से पड़ रही है, उस पर जनता की तरफ भारत सरकार का यानी ब्रिटेन की सरकार का कोई ध्यान नहीं है। बाद में लीपापोती करने के लिए एक फेमाइन कमीशन, अकाल आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे रिचर्ड स्ट्रेची 1878 में। तो रिचर्ड स्ट्रेची कमीशन क्यों बनाया गया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस आयोग ने जब अपनी रिपोर्ट दी तो उसमें कहा कि सरकार को कुछ खर्चा भारतीय जनता के प्रति करना चाहिए, इंक्रीज गवर्नमेंट सपोर्ट, ठीक है। लॉर्ड लिटन के समय ही यूनिफॉर्म सॉल्ट टैक्स थ्रू आउट इंडिया, पूरे भारत में नमक कर एक जैसा होगा। अब ये जो कोस्टल एरिया थे वहां पर नमक कर कुछ ज्यादा हुआ करता था, और जो इंटीरियर एरिया थे वहां नमक कर कुछ कम हुआ करता था, ठीक है। इसने बोले पूरे भारत में नमक कर एक जैसा होगा। और ल्यूसाइड, एक किताब है ल्यूसाइड, जो इसकी छोटी छोटी स्टोरीज का कलेक्शन है, उस, ठीक है। अगले व्यक्ति आते हैं लॉर्ड रिपन। अब लॉर्ड लिटन के बिल्कुल अपोजिट थे लॉर्ड रिपन। इसका कारण यह है कि लॉर्ड रिपन को भेजने वाला व्यक्ति भी लॉर्ड लिटन को भेजने वाले व्यक्ति से अपोजिट था। लॉर्ड लिटन को भेजा कंजर्वेटिव पार्टी ने, लॉर्ड रिपन को भेजा लेबर पार्टी ने। लॉर्ड लिटन को भेजा बेंजामिन डिसराइली ने, लॉर्ड रिपन को भेजा ग्लैडस्टोन नामक प्रधानमंत्री थे उस समय ब्रिटेन की, उन्होंने। और इन दोनों की विचारधारा में बड़ा अंतर था। जो लिबरल पार्टी थी ब्रिटेन की, वो प्रो इंडिया थी, इंडिया के साथ हमदर्दी रखती थी। इसलिए लॉर्ड लिटन जो इंडिया के साथ हमदर्दी नहीं रखते थे, तो इन्होंने गैर हमदर्दी वाले काम किए, लेकिन लॉर्ड रिपन ने भारत में सारे अच्छे काम किए, क्योंकि उसको भेजा ही अच्छे व्यक्ति ने है, क्योंकि वो अच्छा व्यक्ति इसलिए था क्योंकि वो अच्छी पार्टी लेबर पार्टी से बिलोंग करता था, ठीक है। तो लॉर्ड रिपन के समय में बहुत अच्छे अच्छे काम हुए। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस ऑफ इंडिया 1881, ठीक है। सेंसस भारत में शुरू कब हुआ, 1871 में, लेकिन वो फर्स्ट ना तो ऑफिशियल था ना साइंटिफिक था। तो फर्स्ट ऑफिशियल और साइंटिफिक सेंसस 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में शुरू हुआ, और वही हर 10 साल में चलते आ रहा है। पहली बार कोरोना के कारण जो 2021 में होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। इसी के समय में पहला फैक्ट्री एक्ट आया, और उसमें क्या प्रावधान थे हम पीछे पढ़ चुके हैं। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, भारत में स्थानीय स्वशासन, जो आज हम पंचायत, पंचायती राज और लोकल बॉडीज के रूप में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम, नगर पंचायत ये सब देखते हैं, इसकी शुरुआत लॉर्ड रिपन द्वारा ही शुरू किया गया था, और उसके लिए रेजोल्यूशन ऑफ 1882 पारित किया गया था भारत में। और इस रेजोल्यूशन में क्या था, भारत में स्वशासन की नींव रखना। इसीलिए इनको भारत में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन का जनक इनको माना जाता है, ठीक है, 1882 में। और पहला नगर निगम भारत का मद्रास में इन्हीं के समय में स्थापित किया गया था। एजुकेशन कमीशन अंडर डब्ल्यू हंटर, विलियम हंटर नामक एक व्यक्ति की अध्यक्षता में भारत में उच्च शिक्षा में और पूरे ओवरऑल शिक्षा में क्या सुधार करना है, उसके लिए शिक्षा आयोग 1882 में लॉर्ड रिपन ने बिठाया था। रिपील ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एंड आर्म्स एक्ट इन 1882, लॉर्ड लिटन ने जो खतरनाक दो कानून लाए थे 1878 में, आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इन दोनों कानूनों को 82 में इन्होंने खत्म कर दिया। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, इल्बर्ट बिल नामक विवाद खड़ा हुआ इन्हीं के समय में, 1883-84 तक चला। तो ये कानून क्या था, हम लोग इसको अभी आगे समझते हैं। अब एक नोट देखते हैं। ही वाज सेंट बाय लिबरल पार्टी पीएम ग्लैडस्टोन, इनको लिबरल पार्टी के जो प्रधानमंत्री थे ग्लैडस्टोन ने भारत भेजा था वायसराय बना करके, और ये जो पार्टी थी वो प्रो इंडियन थी, इसलिए ग्लैडस्टोन भी प्रो इंडियन थे और लॉर्ड रिपन भी प्रो इंडियन थे, ठीक है। बड़े सुंदर सुंदर काम किए लॉर्ड रिपन ने भारत में, इसलिए लॉर्ड रिपन को भारत में गुड रिपन के नाम से जाना जाता है। और फ्रेश ब्रीज, एक ताजी हवा का झोंका भी हम लॉर्ड रिपन को कहते हैं, ठीक है, क्योंकि लॉर्ड रिपन के 4 साल के शोषणकारी नीति के बाद कुछ अच्छे शासन भारत में और भारत के लोगों को देखने को मिला था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में।
ठीक, अब हम देखते हैं कमीशन फॉर रिफॉर्म्स इन हायर एजुकेशन, या इसी को बोला जाता है हंटर कमीशन। ठीक, उच्च शिक्षा में सुधार के लिए आयोग, या इसको बोलते हैं हंटर आयोग। ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया कि 1882 में इसको बनाया गया था। इसने क्या क्या रिकमेंडेशन दिया इस आयोग ने? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन लोकल बॉडीज को दे देने चाहिए, क्योंकि लोकल बॉडीज की स्थापना लॉर्ड रिपन के समय में हो चुकी थी। लोकल बोर्ड्स, म्युनिसिपल बोर्ड्स ऐसे बनते थे, तो इन लोकल और म्युनिसिपल बोर्ड्स को ही प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन का कार्यभार दे देना चाहिए, और प्रोविंसेस को केवल हायर एजुकेशन का भार अपने ऊपर लेना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने रिकमेंडेशन किया था वोकेशनल एजुकेशन, विमेन एजुकेशन और मुस्लिम एजुकेशन को भारत में प्रमोट करने की जरूरत है। यूनिवर्सिटीज को अनुदान पैसा मिलना चाहिए भारत सरकार द्वारा। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो ग्रांट्स इन एड टू यूनिवर्सिटीज, आगे चल करके इसी काम के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी बनाया गया। इसका काम ही यही है यूजीसी का, सारे यूनिवर्सिटीज को पैसा देना ताकि वो अपना बेटरमेंट कर सके। इंक्रीज मैक्सिमम एज फॉर आईसीएस फ्रॉम 19 to 21, यानी इसने ये सिफारिश किया था कि मैक्सिमम एज सिविल सर्विस के लिए जो पहले से 21 था उसको लिटन ने 19 कर दिया था, उसको फिर से 21 किया जाए, और लॉर्ड रिपन ने ये काम किया था। यानी लॉर्ड रिपन ने लॉर्ड लिटन के सारे उल्टे काम को सीधे किए। ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन देसी भाषा में देना चाहिए। सेकेंडरी एजुकेशन दो प्रकार का होना चाहिए, एक लिटरेरी, लिटरेरी माने जिसमें ज्ञान विज्ञान आपको प्राप्त हो, और दूसरा है वोकेशनल जिसमें रोजगार से संबंधित शिक्षा आपको प्राप्त होगा, और दूसरा आधुनिक जो आगे चल के आपको रिसर्च वगैरह करना है उसके लिए। तो दो प्रकार की सेकेंडरी एजुकेशन होगी, एक लिटरेरी, दूसरा वोकेशनल। वोकेशनल आपको रोजगार दिलाने वाली शिक्षा होगी, ठीक है, कॉमर्शियल करियर दिलाएगा आपको, और जो लिटरेरी है वो आगे आपको रिसर्च इत्यादि के लिए मोटिवेट करेगा। फीमेल फैकल्टी शुड बी इंक्रीज्ड। भारत में ज्यादातर जो पढ़ने बनाने वाले लोग थे वो ज्यादातर मेल थे, तो इसने सिफारिश किया था कि महिलाओं को प्रेरित किया जाए शिक्षा में आने के लिए, और बाद में उनको शिक्षक बनाने का कार्य भी किया जाए। इन्होंने हायर एजुकेशन में नए यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश करने की रिकमेंडेशन दिया था कि और भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज भारत में एस्टैब्लिश किए जाए ताकि हायर एजुकेशन का ग्रोथ भारत में ठीक ढंग से हो सके। इन्हीं की रिकमेंडेशन के हिसाब से 1882 में पंजाब यूनिवर्सिटी और 1887 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सेटअप किया गया था। ठीक है, अब हम देखते हैं एल्बर्ट बिल क्या है। एल्बर्ट बिल 1883 में आया था, भारत में बनने वाला ये कानून था। अ बिल प्रपोज्ड बाय लीगल एडवाइजर ऑफ लॉर्ड रिपन एडवर्ड एल्बर्ट। लॉर्ड रिपन के जो लीगल मेंबर थे, लीगल एडवाइजर थे, जो उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक लीगल मेंबर 1833 के चार्टर एक्ट से चला आ रहा है, तो उन्होंने सिफारिश किया था लॉर्ड रिपन से कि भारत में एक ऐसा कानून बनाया जाए जो भारतीय और यूरोपीय जजों में समानता स्थापित कर दे। अभी यूरोपीय जजों को ज्यादा ताकत दिया जाता था, भारतीय जजों को कम ताकत था। भारतीय जज यूरोपीय लोगों के मुकदमे नहीं सुन सकते थे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा कानून था। तो एल्बर्ट बिल लाया गया था टू एबॉलिश रेशियल प्रिजुडाइस फ्रॉम आईपीसी। आईपीसी में ऐसी ऐसी धाराएं थी जो एक भारतीय जज को रोकती थी कि वो किसी यूरोपीय अर्थात गोरे व्यक्ति का मामला न सुन सके। ठीक है, तो ये एक बड़ा भेदभाव था नस्ल के आधार पर जुडिशियल सिस्टम में। इस जुडिशियल सिस्टम में ये जो प्रीजुडाइस भेदभाव था, पूर्वाग्रह था कि काले लोग असमर्थ होते हैं शासन करने में, न्याय करने में, इस पूर्वाग्रह को दूर करने के लिए एक कानून लाया गया था। इट अलाउज इंडियन जजेस टू ट्राई यूरोपियन ऑफेंडर्स एट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब जिला या सत्र न्यायालय में, सेशन कोर्ट में यदि किसी काले व्यक्ति के द्वारा किसी गोरे व्यक्ति का मामला सुना जा रहा है तो वो लीगल है, उसको सुनने का ये अधिकार है कि वो भारतीय जज भी गोरे यूरोपीय लोगों का मामला सुन सकते हैं, उनको सजा सुना सकते हैं। इस बात से गोरे लोगों को बड़ा धक्का लगा और यूरोपीय लोगों ने इसका विरोध किया, जिसको व्हाइट म्यूटिनी के नाम से जाना जाता है, और ये थर्ड व्हाइट म्यूटिनी है। ठीक है, ध्यान रखना। उन्होंने विद्रोह कर दिया एक प्रकार से कि हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अल्टीमेटली 1884 में बिल को वापस लेना पड़ा और फिर उसमें कुछ संशोधन करके नए ढंग से बिल को रीइंट्रोड्यूस किया गया। अब वो नया ढंग क्या था कि एक भारतीय जज यूरोपीय व्यक्ति का मामला जब भी सुनेगा तो एक जूरी बनाई जाएगी जिसमें 5, 10, 7 कुछ भी मेंबर होंगे। जितने भी मेंबर जूरी में होंगे उसमें कम से कम आधे व्यक्ति यूरोपीय होने जरूरी है। ठीक है, तो अल्टीमेटली आधे लोग यूरोपीय होंगे तो आधे लोग जो सजा भारतीय जज सुनाएगा काले व्यक्ति को तो उसका विरोध कर देंगे,
और जब उसका विरोध कर देंगे तो बाकी आधे में से एक भी को अपने पक्ष में कर लिया तो यूरोपियों के हिसाब से फैसला हो जाएगा, ठीक है। तो ये सुधार उसमें किया गया था। हालांकि लॉर्ड रिपन और एल्बर्ट दोनों इस बात से खुश नहीं थे, इसलिए 1884 में जब संशोधित बिल पास हुआ तो इन दोनों ने अपने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया, अपनी ऊपर जिम्मेदारी लेती हूँ कि हम जो चाहते हैं जब वो नहीं कर पा रहे तो क्या मतलब काम करने से, ठीक है। चलिए, तो दोनों ने रिजाइन कर दिया था। उस समय भारत में कांग्रेस तो बना नहीं था, कांग्रेस तो 85 में आएगा, दिसंबर 85 में। तो उस समय भारत की एक महत्वपूर्ण संस्था थी इंडियन नेशनल एसोसिएशन, जिसको सुरेंद्रनाथ बनर्जी चलाते थे। उन्होंने एल्बर्ट बिल का बड़ा जोरदार ढंग से समर्थन किया था, ठीक है। मोस्ट वोकल अगेंस्ट बिल, इस बिल का सबसे ज्यादा जो विरोध किया था, जिन यूरोपीय लोगों ने सबसे ज्यादा विरोध किया था वो थे टी एंड इंडिगो प्लांटर्स ऑफ बंगाल। बंगाल में चाय और नील की खेती कराने वाले जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे, उन्होंने इसका सबसे ज्यादा विरोध किया था, क्योंकि वही सबसे ज्यादा ऊटपटांग काम करते थे भारत में। तो उनके खिलाफ ही मामला सबसे ज्यादा दर्ज होना था, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण हम लोगों ने गवर्नर जनरल पढ़ा, कुछ और आगे गवर्नर जनरल लोग पढ़ेंगे 1905 तक। और जब 1905 तक हम आ जाएंगे उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे एक्सट्रीमिस्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।